Hello, learners. Welcome to Dynamic Study. I hope you all are doing well. तो आज है हमारी क्विज की क्लास थर्ड टॉपिक ईवीएस की। आज हम जो 10 MCQs देखेंगे वो दिसंबर 2019 के जो 30 क्वेश्चन थे उनमें से लास्ट 10 MCQs होंगे। इसी के साथ हम दिसंबर 2019 के ईवीएस के 30 क्वेश्चंस पूरे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज के क्विज स्टार्ट करते हैं। सो आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज Objectives of EVS teacher who encourages his or her children to observe animals and plants to observe animals and make pictures on their own are to कि जो पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षक होते हैं जो कि बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो एनिमल्स हैं उन्हें ऑब्जर्व करे, उनका अवलोकन करे और फिर उस हिसाब से वो खुद से ही उनकी पिक्चर्स को बनाए। तो ये जो प्रेरित करते हैं इसको उद्देश्य क्या है, मतलब वो प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होता है उनका। फर्स्ट है कि डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। सेकंड इज डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों में जो अवलोकन क्षमता है और रचना कौशल है उनका विकास करना। सी इज़ डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों में सौंदर्यगत जो संवेदना है उसका विकास करना। The four options are first A, B and C, second A only, third is A and C only, fourth is B only. So the answer here is option first, that is A, B and C. मतलब कि अगर कोई बच्चा खुद से ऑब्जर्व कर रहा है एनिमल्स को और खुद से वो पिक्चर्स उनकी बना रहा है तो इससे उसमें जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसके साथ ही साथ उसकी अवलोकन क्षमता, उसकी जो डिज़ाइनिंग स्किल्स है और एस्थेटिक सेंस है, चीज़ों के प्रति संवेदना है, वो भी डेवलप होगी। तो आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ A, B and C. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस, की पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में हम इनमें से कौन से सीखने के सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग को फॉलो करते हैं। सो द फर्स्ट इज नोन टू अननोन, ज्ञान से अज्ञानता, मतलब ज्ञात से अज्ञात। ऑप्शन सेकंड इज ग्लोबल टू लोकल, दैट इज वैश्विक से स्थानीय। ऑप्शन थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, दैट इज अमूर्त से मूर्त। एंड ऑप्शन फोर्थ इज अननोन टू नोन, दैट इज अज्ञात से ज्ञात। सो द आंसर हेयर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज़ नोन टू अननोन। मतलब कि ईवीएस की लर्निंग में हम जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, सीखने का जो सिद्धांत फॉलो करते हैं वो नोन टू अननोन होता है। मतलब पहले हम जो चीज़ें बच्चे को पता होती हैं, जो उसने अपने इन्वायरमेंट में देखी होती है, उनसे रिलेटेड बातें ही उसे बताते हैं। उसके बाद हम अननोन की तरफ हायर क्लासेस में जाते हैं, बट इनिशियली नोन टू अननोन होता है। जो बाकी तीन ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे, तो ग्लोबल टू लोकल ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि बच्चे को ग्लोबल लेवल की चीज़ें अभी नहीं पता है। तो अगर हम उसे वैश्विक चीज़ों की जानकारी देंगे और उसे लर्निंग का एक सिद्धांत बनाएंगे, बेस बनाएंगे, तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की भी उसे कोई जानकारी नहीं होती है तो उसे समझ में नहीं आएगा। सो द आंसर इज फर्स्ट, दैट इज नोन टू अननोन. Now question number third is which one of the following should not be the objective of teaching EVS at primary level as per NCF 2005. NCF 2005 के अनुसार इनमें से क्या प्राथमिक स्तर पर शिक्षा, मतलब EVS शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। माइंडेड क्वेश्चन इज नहीं है। So the four options are first is to develop precise quantitative skills among children through understanding of environmental issues. बच्चों में जो पर्यावरणीय समझ है उसके द्वारा सटीक संख्यात्मक कौशल, क्वांटिटेटिव स्किल्स का विकास करना। ऑप्शन सेकंड इज टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द चिल्ड्रन और चाइल्ड पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट, कि बच्चों में प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ऑप्शन थर्ड इज टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ to acquire basic cognitive and psychomotor skills through observation, classification, inference, etc. कि बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे क्रियाकलापों में व्यस्त करना, इंगेज करना, जिससे कि वो एक्टिविटीज़ एक्सप्लोरेटरी हों और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हो, मतलब कि वो बच्चा खुद उसमें इन्वॉल्व हो, खुद चीज़ें खोजे, खुद एक्सप्लोर करे और साथ ही उसमें खुद से, मतलब खुद के हाथों का यूज़ करे। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो खुद लग कर करें बेसिकली। इससे होगा क्या, जैसे कि बच्चों में जो बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल होता है ना, वो प्राप्त कर सके। और ये कैसे हो सकता है कि इन एक्टिविटीज़ से ये कौशल कैसे प्राप्त हो सकते हैं, तो जैसे ऑब्जर्वेशन करके कि
एक्सप्लोर कर रहा है तो चीज़ें ऑब्जर्व भी करेगा, अवलोकन करके उसके बाद वो चीज़ों को क्लासीफाई करना सीखेगा, वो उसे वर्गीकृत करेगा। और जब ये चीज़ें के साथ ही साथ वो चीज़ों को निष्कर्ष भी तो निकालना सीखेगा एक्सेट्रा। इन चीज़ों के थ्रू वो स्किल्स को एक्वायर करे। तो मतलब ये होता है ऑब्जेक्टिव ईवीएस का। एंड ऑप्शन फोर्थ इज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप्स बिटवीन नेचुरल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। कि हम बच्चों को ऐसे प्रशिक्षित करें, ट्रेन करें, जैसे कि वो जो हमारा प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तीनों ही पर्यावरण जो हमारे होते हैं, उन तीनों के बीच ही रिलेशनशिप, उन संबंध को पहचान सके और समझ सके। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ कि ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कि हम बच्चों को चाहते हैं कि उसे जो भी पर्यावरणीय समझ है उसके द्वारा संख्यात्मक कोई कौशल का विकास करें। ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी तीनों चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव कि हम चाहते हैं कि एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड हो, ईवीएस बच्चा टेक्स्ट बुक से बाहर, क्लासरूम से बाहर सीखे, तो जिससे उसमें क्यूरियोसिटी डेवलप हो, क्रिएटिविटी नर्चर हो, एक्सप्लोरेटरी और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में वो इंगेज हो, जिससे कॉग्निटिव और साइकोमोटर स्किल्स में डेवलपमेंट हो। उसके साथ ही साथ वो जो हमारे नेचुरल, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट है, तीनों के बीच के जो रिलेशनशिप है ना, उसे समझ सके, उसे पहचान सके। सो द आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। Question number fourth is, which one of the following is not a tool for formative assessment of learning in EVS? EVS की लर्निंग में इनमें से क्या एक रचनात्मक आकलन का कोई साधन नहीं है, जिससे हम रचनात्मक आकलन नहीं करते हैं बेसिकली। सो ऑप्शन फर्स्ट इज एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, ऑप्शन सेकंड इज पोर्टफोलियो, ऑप्शन थर्ड इज रेटिंग स्केल, ऑप्शन फोर्थ इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। रीज़न, क्योंकि एनुअल जब हम कोई टेस्ट लेते हैं जो कि सेमेस्टर के एंड या क्लास के एंड में होता है, तो वो एक समेटिव असेसमेंट होता है, उसमें हम रचनात्मकता का आकलन नहीं करते हैं। क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट तो हम जैसे सेशन चल रहा है, क्लासेस हो रही हैं, उसी के बीच में लेते हैं। तो पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, इन सब के थ्रू हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, कर सकते हैं। बट एनुअल अचीवमेंट टेस्ट एक समेटिव असेसमेंट है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। Question number 5 is, which one of the following या whom of the following is a weightlifter of international fame? इनमें से कौन एक वेटलिफ्टर हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, मतलब इंटरनेशनली नोन। तो फोर ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज कर्णम मलेश्वरी, सेकंड इज सुनीता विलियम्स, थर्ड इज बचेंद्री पाल एंड फोर्थ इज सूर्यमणि। सो द आंसर विल बी कर्णम मलेश्वरी, ऑप्शन फर्स्ट, जो कि एक वेट लिफ्टर हैं। अगर हम बाकी तीनों ऑप्शंस की बात करें तो सुनीता विलियम्स, वी ऑल नो शी इज़ एन एस्ट्रोनॉट। बचेंद्री पाल एक पर्वतारोही हैं, माउंटेनियर हैं, उन्होंने फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था। एंड सूर्यमणि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। सो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 इज, डिजर्ट ओक इज़ अ ट्री विच इज़ फाउंड इन, डिजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट इज द डिजर्ट ऑफ UAE, ऑप्शन सेकंड इज अबू धाबी, ऑप्शन थर्ड इज ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन फोर्थ इज डिजर्ट ऑफ राजस्थान। तो डिजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। और ये है पिक डिजर्ट ओक की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यू कैन सी हियर। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स? इनमें से क्या एक जड़ों का समूह है, मॉडिफाइड रूट्स हैं? ऑप्शन फर्स्ट इज कैरेट, बीट रूट, रेडिश, गाजर, मूली, चुकंदर। ऑप्शन सेकंड इज बीट रूट, पोटैटो एंड जिंजर, अदरक, आलू और चुकंदर। ऑप्शन थर्ड इज कैरेट, टर्मरिक एंड जिंजर, गाजर, हल्दी और अदरक। एंड ऑप्शन फोर्थ इज स्वीट पोटैटो, रेडिश एंड टर्मरिक, शकरकंदी, मूली और हल्दी। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज कैरेट, बीट रूट एंड रेडिश। और रीज़न क्या होगा कि जैसे हमें पता है कि रूट्स का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बट इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स में जो रूट्स हैं वो अपना स्ट्रक्चर और शेप को चेंज करके, मॉडिफाई करके कुछ और फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब इसलिए मॉडिफाई करते हैं ताकि कुछ और फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड या फिर सपोर्ट प्रोवाइड करना एक्सेट्रा। तो इसी मॉडिफिकेशन का जो एक रिज़ल्ट कह सकते हैं या उससे जो बनता है वो है कैरेट, बीट रूट एंड रेडिश। और ये तीनों ही मॉडिफाई होते हैं रूट्स फूड स्टोरेज के पर्पज से। सो आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 8 इज द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, केरल एंड कर्नाटका। ऑप्शन सेकंड इज आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड कर्नाटका। ऑप्शन थर्ड इज केरला, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र एंड ऑप्शन फोर्थ इज कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड केरला। सो ऐसे मैप के क्वेश्चन हमें करने होते हैं, एग्ज़ाम में आता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम मैप्स को मतलब इंडिया के मैप को देखते रहें। सो पहले हम देखते हैं तमिलनाडु कहाँ है, देन वी विल टॉक अबाउट द नेबरिंग स्टेट्स। सो दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया। अब अगर हम बात करें कि तमिलनाडु कहाँ है, तो आप साउथ में देख सकते हैं, ये तमिलनाडु है। इसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तो पड़ोसी राज्य बेसिकली वो होते हैं जिनसे हम एक स्टेट का बॉर्डर टच करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका बॉर्डर 3 स्टेट से टच हो रहा है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। सो जो पड़ोसी राज्य होंगे तमिलनाडु के, दे विल बी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड केरला। So the answer will be option number first, that is Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka. So our next question, question number 9th is डॉक्टर इज लोकेटेड। हाँ, तो ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सीटेट के पेपर में हर बार ही आता है, एक क्वेश्चन जिसमें कि हमें डायरेक्शन बतानी होती है कि सिचुएशन के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो अ डॉक्टर इज़ लोकेटेड एट एक्स एंड हिज हॉस्पिटल इज़ लोकेटेड एट वाई। एक डॉक्टर है जिनका हॉस्पिटल है एक्स पे, सॉरी जिनका मतलब जिनका घर है जो है वो एक्स पे, एक्स लोकेशन पे, और जो हॉस्पिटल है उनका वो वाई पोजीशन पे है। बट डॉक्टर के घर से हॉस्पिटल जाने का कोई भी स्ट्रेट रास्ता नहीं है, ठीक है, सीधा रास्ता नहीं है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले वो ए पोजीशन पर जाते हैं जो कि एक्स लोकेशन जो कि उनका घर है उससे 600 मीटर ईस्ट पे होता है। देन वो बी लोकेशन पे जाते हैं जो कि ए के साउथ में होती है 450 मीटर पे। देन ए से बी, बी से के उसके बाद वो सी पे जाते हैं और सी बी के 120 मीटर वेस्ट में होता है। एंड फाइनली वो वाई पोजीशन पे पहुंच जाते हैं अपने हॉस्पिटल में जो कि सी के भी नॉर्थ में होता है। तो सुनकर आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट इसका सोल्यूशन बहुत ही कम टाइम में हो सकता है। तो क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में, मतलब वो जो वाई पोजीशन है, वाई लोकेशन है, उसके रिस्पेक्ट में करंट डायरेक्शन क्या होगी डॉक्टर के घर की, मतलब एक्स लोकेशन की। तो ये हमेशा याद रखिएगा, मतलब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि किसके रिस्पेक्ट में किसकी डिस्टेंस, किसकी डायरेक्शन पूछी गई है। सो अगर हम बात करते हैं तो हम इसे सॉल्व कैसे करें, तो हम एक बहुत ही नॉर्मल सा मैप बना के ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपका कोई और भी हो तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिक सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस डायरेक्शन को, आप एरोज़ को आप जानते ही होंगे कि पहले हमें इसे बना लेना चाहिए ताकि हमें किसी भी वे में मतलब कन्फ्यूजन ना हो। एग्ज़ाम प्रेशर है, कन्फ्यूजन हो सकता है, इसे बनाएंगे तो हमें याद रहेगा। तो अब हम बनाएंगे कि डायरेक्शंस, सबसे पहले हमें पता है डॉक्टर ए पोजीशन मतलब एक्स पोजीशन पे थे अपने घर पे, उन्हें वाई पे जाना है। सबसे पहले वो ए पोजीशन पे पहुंचते हैं जो कि 600 मीटर ईस्ट है, ईस्ट, सो ईस्ट डायरेक्शन में है। ए पे पहुंचे, उसके बाद ए से वो बी जाते हैं, तो बी जो पोजीशन है वो ए के 450 मीटर साउथ में है, राइट। तो साउथ डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है, तो ये साउथ है, बी पे आए। फिर वो बी से सी में जाते हैं जो कि बी के 120 मीटर वेस्ट पे होती है, तो वो सी पे पहुँचे। उसके बाद वो सी से नॉर्थ में 90 मीटर नॉर्थ पे जाते हैं और अपने हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। तो फाइन, तो ये हो गया एक प्रॉपर डायरेक्शन का। अब आप इजीली देख सकते हैं, बट क्वेश्चन है कि डायरेक्शन ऑफ द डॉक्टर्स हाउस विद रिस्पेक्ट, मतलब हॉस्पिटल पहुँच गए, तो अब हॉस्पिटल से उनके जो घर है वो किस डायरेक्शन में है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो डिस्टेंस दी होती है ना कि 600 मीटर, 450 मीटर, 120 मीटर, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। अगर हमने सपोज़ कि अगर हमने इसको कम मतलब छोटा बड़ा डिस्टेंस ना की होती तो क्या पता हम बी से सी को यहाँ पे कर देते। तो अब अगर हम सी को यहाँ करते, वाई को यहाँ करते, तो वाई से जो एक्स की डिस्टेंस है ना, डायरेक्शन है, वो गलत हो जाती। तो इसको ज़रूरी है कि जैसे हम यहाँ पे जब हमने 600 मीटर इतना बड़ा दिखाया तो हम 120 मीटर को इससे कम ही दिखाएं, राइट। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अब हॉस्पिटल यहाँ पे है, हॉस्पिटल से अगर हम देखें कि घर की डिस्टेंस क्या होगी, तो घर की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो नॉर्थ वेस्ट होगी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट है उसके बीच में है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। तो
अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, ये एक बेसिकली ट्रेन की स्पीड के ऊपर है। तो क्वेश्चन है कि अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 नवंबर एट सूरत फॉर नागरकोइल, कि सूरत से नागरकोइल जाने के लिए एक पर्सन है जिसने 29 नवंबर 2019 को, मतलब 29 नवंबर को ट्रेन बोर्ड की है, ट्रेन में बैठता है। जो ट्रेन होती है वो चलती है, डिपार्ट करती है फ्रॉम सूरत एट 1945, मतलब 1945 का मतलब क्या हो, शाम के 7:45 पर। उसके बाद वो नागरकोइल पहुंचती है 11:45 का मतलब हुआ सुबह का टाइम। 11:45 पे 1 तारीख को पहुंचे, ठीक है। तो 29 को चली है, 1 को पहुंची है। अब इसमें दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस बिटवीन सूरत एंड नागरकोइल इज़ नियरली 2120 किलोमीटर। तो अब हमें उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। उसके बाद अब हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं इसको। तो हमें पता है, अच्छा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट कि ये टाइम किस तरह से शो किया गया है इसे याद रखिएगा। अगर ये 19 मतलब 13, 14, 15 से लेकर 20 मतलब 23 तक है तो ये शाम का टाइम होता है, ठीक है। क्योंकि आपने अपनी घड़ी में देखा होगा, फ़ोन में देखा होगा कि 1, 2, 3 को हम 13, 14, 15 ऐसे डिपिक्ट करते हैं। और जब ये 11 है तो ये मतलब सुबह का टाइम हुआ। तो 29 तारीख को डिपार्चर होता है ट्रेन का 7:45 पर, पहुंचती है 1 दिसंबर को 11:45 पे। तो 29 तारीख को उसने कितना ट्रैवल किया, 4 घंटे 15 मिनट ट्रैवल किया, मतलब 7:45 से लेकर 12 बजे तक। 30 नवंबर की बात करें तो उसने पूरे 24 घंटे ट्रैवल किया। एंड देन 1 दिसंबर को बात करें तो 11:45 पे पहुंची है, तो मतलब 11 घंटे 45 मिनट उसने ट्रैवल किए। अब टोटल टाइम हम देखें तो टोटल टाइम के लिए इन सब टाइम को ऐड कर देंगे। 4 घंटे 24 घंटे 11 घंटे 4 + 24 + 11 + 15 मिनट और 45 मिनट्स को टोटल करें तो 60 मिनट होगा। और 60 मिनट मतलब 1 घंटे, तो 1 आवर। तो अब टोटल हो गया 40 आवर्स। टोटल डिस्टेंस दी है 2120 किलोमीटर, और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आंसर विल बी 53 किलोमीटर पर आवर। दैट इज ऑप्शन नंबर 4th। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये क्विज पसंद आई होगी। इफ़ येस देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब टू आवर चैनल। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू सो मच।